हिंद साथियों, मैं आपके लिए क्लास 12th के लिए फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो 2025 में आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे बेहतरीन सेट के अनुसार लेकर आया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चैप्टर वाइज करके हर एक चैप्टर से लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कुल मिलाकर मैं 100 क्वेश्चंस केस किया हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो आप इसे लिख कर याद कर लेते हैं या हमारे वीडियो को अंत तक आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बेहतर से बेहतर फिजिक्स में नंबर पा सकते हैं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट में। मैं आपको बता दूं कि आज कुछ इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज मैं 8 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप अंत तक हमारे वीडियो को देखिए और आपको इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? तो यहाँ पे आंसर है जो आप देख सकते हैं, अनंत। एक स्थिर आवेश से क्या उत्पन्न करता है? तो बताइए, अगर जो आपको आंसर मालूम हो तो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है, एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो गतिशील आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक स्थिर आवेश होता है वो हमेशा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एक गतिशील आवेश है तो वो दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो उसका आंसर जो होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 1/4 पाई नट और Q/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में विद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाला बल आघूर्ण परिभाषित होता है। तो हमेशा याद रखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट की विमा क्या होती है? तो m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 एंड a⁻2। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो गॉस थ्योरम से संबंधित है। इसमें गॉस थ्योरम द्वारा जो दिया गया है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस रहता है। मैं आपको बता दूं कि गॉस थ्योरम को इस साल पढ़ लीजिएगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, 2025 के लिए आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चंस ना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से इसका 5 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है कई बार, तो इसे 5-5 नंबर के लिए क्वेश्चंस को पूछ दिया है। चलते हैं हम दूसरे चैप्टर में और वो पहला ही इसका क्वेश्चन देखते हैं कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? तो फाई ई बराबर Q/E0। ठीक है, Q/E0। तो E0 का मान जो होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि E0 का मान क्या होता है, और साथ में मात्रक के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वो शून्य होता है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं कि किसी खोखले गोले की त्रिज्या r तथा उस आवेश Q है, उस पर आवेश Q है। यहाँ पे छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। Q है तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो याद रखिए लो, 1/4 पाई इनट इंटू Q/R। आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर होता है। तो याद रखिएगा लो, आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। यह हमेशा याद रखिएगा लो। अगला प्रश्न चलते हैं कि वायु में स्थित एकांक आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो 1/E0 के इक्वल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस स्थान पर E क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई का संबंध बताए। तो फाई बराबर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। E वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब हम देख लिए कि चैप्टर 1 में हमने देखा 6 प्रश्न और चैप्टर 2 में देखा हमने 6 प्रश्न। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर का मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हो सकता है किसी चैप्टर में 2-3 मिले, हो सकता है किसी चैप्टर में 6 से ज़्यादा भी मिले, लेकिन कुल प्रश्न हम जो बता रहे हैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, चैप्टर नंबर 3 में। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, ऐसे में तो बोर्ड पर दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि जो आपको आंसर है
तो आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। गलती होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर 3 के लिए पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा लो, E बराबर dV बाई डी एक्स माइनस dV बाई डी एक्स। अगला प्रश्न है चैप्टर नंबर 3 का 2 नंबर, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा लो, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आंसर इसका होगा कि कोई कार्य नहीं होता है। यानी समविभवी पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है समान होता है, और उस पर कोई कार्य कराया जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो कोई कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में देख रहे हैं कि एम द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रॉन आवेश पर का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से भी विभवांतर तक त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा? तो √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV/m, उसका द्रव्यमान है m। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 4 नंबर में, कह रहे क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समीप आ रहे हैं यानी नज़दीक आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अगला प्रश्न में चलते हैं, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो याद रखिए लो, इसका जो आंसर होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में हम लोग पहुंचते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो याद रखिएगा लो, निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक होता है वो शून्य होता है, यानी आप कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो मिलता है वो शून्य मिलता है। और अक्षीय स्थिति में क्या होता है आप कमेंट करके बताएं जरूर। अगला प्रश्न नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखिएगा लो, 1/2 CV²। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर कि तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता जो है C है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं, आप इसे बना भी सकते हैं अगर जो आपको याद है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/CS लिखा गया है, 1/CS बराबर 3 धारिता है, 3 संधारित्र है जिनकी धारिता C है। तो सारे इक्वल संधारित्र है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3 टाइम्स इसको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो आप देख तो सकते हैं नेक्स्ट स्टेप को, 1/CS बराबर जो होगा वो 1/C इंटू में क्या होगा 3। तो 1/CS जो होगा CS बराबर 3/C, इसलिए आप कह सकते हैं कि CS बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा C/3। तरह से याद रखिएगा लो कि n समान संधारित्र है, अगर जे n समान संधारित्र है और पूछा जाए कि उनकी धारिता की गणना करें और उनकी धारिता कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा इस फार्मूला को याद रखिएगा कि आपको कभी एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव या आ जाए आपका सब्जेक्टिव तो आप इसे याद रखेंगे कि n समान संधारित्र रहे तो उसका जो फार्मूला होता है CS बराबर जो होता है, CS बराबर जो होता है वो C/n होता है। ठीक है, और इसी से आप इन सारे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जी इस टाइप का प्रश्न हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। करे क्या, वनडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है तो उच्च वोल्टता है, क्या करता है उत्पन्न? उच्च वोल्टता। शायद इससे 10 लाख वोल्ट तक हम लोग उच्च वोल्टता उत्पन्न कर सकते हैं। इस वनडी ग्राफ जनित्र का खास बात ये है, या एक तरह से कह सकते हैं हानि, इसकी आकार बहुत बड़ा होता है जिससे ये भयानक वोल्टता, ऐसा वोल्टता उत्पन्न कर सकता है जिसे अगर जो कोई भी इसे यूज करें तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसे कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहे क्या, यदि समान धारिता C1
कि एन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा, तो एन इंटू सी वन, एन इंटू सी वन। यहाँ पे चेंज कर सकता है, केवल सी भी लिख सकता है, सी टू भी लिख सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा लोग कि अगर जो समानांतर में जोड़ा जाता है तो एन इंटू सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होती है, तो याद रखिएगा लोग 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, संधारित्र में प्रयुक्त होने वाला परावैद्युत पदार्थ है। तो देखिए मैं इसे याद रखिए लो, इसे आपको हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस पूछ दे कि 2 या 3 परावैद्युत पदार्थ का नाम लिखें। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी हमने प्रश्न बताया, तो ये पूछ सकता है। तो आपको हम बता दें कि संधारित्र में प्रयुक्त होने वाला परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो कागज होता है, मोम होता है, अभ्रक होता है। ठीक है, अब ये जो होता है क्या है कि ये विद्युत का कुचालक होते हैं, ये सब विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें कुचालक की तरह से व्यवहार करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, और चैप्टर नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में जो मुलाकात हुआ ही होगा इस क्वेश्चन से, ऐसा थोड़ी है कि आपको पता नहीं होगा। तो बताइए इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर ओम मीटर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा लो ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चले जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है वो ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को मापने की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है। ठीक है, तो विद्युतीय विभव का बीमा जो होता है वो m1 l⁻², t⁻3 और a⁻−1 होता है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, धारा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसे याद कर लीजिएगा लोग किसी तरह से। वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं बता दूं कि आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो क्लास 12th में जितने भी फिजिक्स के छात्र हैं वो सारे के सारे अपने 2025 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट से बेस्ट अंक चाहते हैं। तो ये सारे के सारे वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे क्वेश्चंस को नोट करें और याद करते चले जाएं। और इसमें गारंटी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 आएगा, 70 में से आपको जितना भी बनाना होगा, या 50% बनाना हो या जितना भी बनाना हो, एकदम ये एक फिक्स है कि आपको इतने ही से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तो हाल में हमने 8 चैप्टर तक डालेंगे वीडियो, और भी चैप्टर जो है बाकी है, जो कभी ना कभी आज या कल वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इन सभी वीडियो को देखें, और देखते हुए साथ ही साथ अन्य अपने दोस्तों के पास भी इस ऐसे वीडियो को भेजते रहें, ताकि उन लोग को भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, और उन लोग को भी क्वेश्चंस कोई बनाने में दिक्कत ना हो। तो अगला प्रश्न है, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया हुआ है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसे याद कर लेंगे कि रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराडे का मान होता है, ये तो लगभग में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि 1 फैराडे का जो मान होता है वो एग्जैक्ट कितना होता है, तो 96,368 गुलाम होता है, ये एग्जैक्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में 96,500 गुलाम देगा, बट क्या करता है कि उसका जो यूनिट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे सी देख रहे हैं, तो यहाँ पे कभी जे लिख देगा, कभी आपको याद रखें एम्पियर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चंस उठाया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, कह रहे हैं क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाए या प्रतिरोधकता बोला जाए, सेम बात है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा लोग, उसका प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और मैं बता दूं आप सभी के सभी वीडियो को देखते जाएं, आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम में एकदम बहुत ही बेहतरीन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा,
आप देखें और इसे याद करें और कॉपी में नोट ज़रूर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। हमें पता है कि सभी छात्र क्वेश्चंस बैंक ले लिए होंगे या गेस पेपर ले लिए होंगे, उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस होता है कि उन लोग को मुश्किल होता है इतना ज़्यादा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सब लेकर आया हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आप इसे नोट करते चले जाएँ। आप अन्य अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि वो भी और आप भी दोनों साथ में मिलकर आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है, और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग होता है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें दोनों प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और अल्प मात्रा, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ प्रथम नियम आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, विद्युत परिपथ का प्रथम नियम जो है किरचॉफ के लिए, वो किस पर आधारित है? तो आवेश पर आधारित है। किस पर? आवेश पर। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का पास नियम किस पर, यानी पास नियम मतलब द्वितीय नियम, ठीक है। याद रखिए लो, परिपथ विद्युत का परिपथ नियम यानी प्रथम नियम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा लो इसे कि विद्युत का पास नियम किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे ऊर्जा पर। किस पर? ऊर्जा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो विभव मापी द्वारा। ये लिखा हुआ है विभव मापी द्वारा, थोड़ा सा स्कैन करने में दिक्कत हो गया है, और अगले वीडियो में आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, हमको अच्छे से स्कैन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, और चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और मैं बता दूं कि 8 चैप्टर तक ही आपको वीडियो लेकर आया था, और 8 चैप्टर तक आज करा देता हूं, अगले 5 चैप्टर कराऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए होगा। और मैं बता दूं 2025 में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ने वाला है। अगर जे आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, तो आप जब हम 2025 के सेशन में आएंगे तो आप कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चंस आया था या नहीं आया था, ठीक है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होता है, तो याद रखिएगा लो, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगला प्रश्न है 2 नंबर पर चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है, तो m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर -2 और I के पावर -1। अगला प्रश्न है, एम्पियर के परिपक्षीय नियम के अनुसार होता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर मोल होता है। ये मोल लिखा हुआ है, ठीक है, MOL मोल लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप याद करके जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऐसे में तो आंसर दिख ही रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर में शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च धारा में उसकी सुरक्षा के लिए। अगर जो ज़्यादा धारा आता है, बहुत तेज़ धारा आता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो शंट लगा होता है वो उसकी रक्षा करता है। चैप्टर नंबर हम लोग अंत में चलते हैं, और ये आज के लिए आपके ये जो चैप्टर है 8 है जो दिख रहा है, ये आपका अंतिम वीडियो होगा। और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जूल प्रति टेस्ला। जूल प्रति टेस्ला, ये जो है जूल और टी जो है टेस्ला को इंडिकेट कर रहा है। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक होता है, तो याद रखिए हेलो, एसआई पद्धति में जो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो हेनरी प्रति मीटर होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है। और अंत प्रश्न है, और मैं बता दूं कि आप लोग अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये तीनों में अंतर और इसे स्पष्ट रूप से याद करके जाएंगे। आपके एग्जाम में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, और इसका इस प्रश्न को गेस करना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे लोहा की जगह पर निकेल या कोबाल्ट ये कुछ भी डाल देता है, एल्युमिनियम भी डाल देता है, ठीक है, सिलिकॉन भी डाल देता है, कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो आप अंत प्रश्न देख देख सकते हैं। जो अंत प्रश्न है कि लोहे का परमाणु होता है, तो लोहे का परमाणु क्या होता है? तो आपका 4 ऑप्शन रहेगा, लौह चुंबकीय, अलौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वो लोहा का एगो चूर्ण जो होता है या उसका परमाणु जो होता है वो हमेशा लौह चुंबकीय होता है। तो
मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और हम 5 चैप्टर का इसी प्रकार अगले वीडियो में लेकर आएंगे और वो वीडियो कल या परसों अपलोड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और सारे वीडियो को देखें और पूरे के पूरे नोट्स को बना लें और याद करके ज़रूर जाएं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं बता दूं कि 100 से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला नहीं हूं, और 100 ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेते हैं तो आपका 50% क्वेश्चंस है जो आसानी से आप पूरा का पूरा बनाकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।